पर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कि उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है। आज के सेशन में हम टोटल 20 MCQs करेंगे और आपसे एक आग्रह होगा कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। क्लियर है? ये सारे के सारे आपके एग्जाम लेवल के हैं, चाहे आप एकेडमिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। ये सारे प्रश्न आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी मदद करेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को। कहता है कमला वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हर। जब मैंने कमला को देखा तो अकेली थी, एकदम अकेली थी, बिल्कुल अकेली थी। क्लियर है? अब आपको बताना है ऑल यहां जो शब्द है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। क्लियर है? आप देखेंगे जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जानते हैं तो वहां पे क्या बताया गया है कि भैया कोई भी वर्ड है ना, उसका कोई पार्ट ऑफ स्पीच फिक्स नहीं होता है। उसका वाक्य में आप कैसे प्रयोग करते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर है? हालांकि मोस्ट ऑफ द वर्ड्स हमारे हैं जिनका एक निश्चित पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? बट जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आपके दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे हमारा एक वर्ड है कमला, जो कि एक नाउन है। क्लियर है? अब देखेंगे इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं, कमला वॉज अलोन। अलोन जो है ना, क्या अकेली थी। तो ये इसके क्वालिटी की बात कर रहा है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह अकेली थी। ठीक है ना? ये हमारा वर्ब है। अब ये जैसे अकेली थी, ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि वो कैसी थी, कहां थी, किस हालत में थी। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि इसने क्वालिफाई किया नाउन कमला को। क्लियर है? अब देखेंगे ऑल। ऑल बता रहा है कि बिल्कुल अकेली थी, पूरी अकेली थी, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं था। क्लियर है ना? तो ये इस अलोन वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। अब जानते हैं हम कि एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो वर्ड होता है दैट इज एडवर्ब, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है सुमन एंड नेहा हेल्प ईच अदर। आप देखेंगे आपको क्या बताना है, ईच अदर का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अब देखते हैं कि सुमन और नेहा ये दोनों नाउन्स हमारे हैं। ठीक है ना? और ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, अर्थात ये हमारा एक वर्ड होता है जो रेसिप्रोकेट करता है, मतलब आपके म्यूचुअल रिलेशन को बताता है। जब दो के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप बताना हो तो ईच अदर, और दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अर्थात कहीं ना कहीं ये इस शब्द का प्रयोग इन दोनों के लिए किया जा रहा है, और ये दोनों नाउन है, और नाउन के बदले में जो प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय कजन। कहता है लड़का जो वहां खड़ा है वह मेरा भाई है, चचेरा, मेरा फुफेरा, कोई भी हो सकता है कजन में। ठीक है ना? अब देखेंगे यहां पे जो है इज माय ब्रदर, ये हमारा जो है प्रेडिकेट किसका है, ये सब्जेक्ट द बॉय का है। क्लियर है? अब देखेंगे कि यह जो हमारा क्लॉज है हु इज स्टैंडिंग देयर, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो बॉय वाले के लिए, अर्थात ये रिलेट कर रहा है पीछे वाले क्लॉज के साथ। यह सब्जेक्ट जो हमारा है, जो एंटीसीडेंट है हु का, इससे इसका रिलेशन बताया जा रहा है। और ये नाउन है हमारा, और नाउन के बदले में आकर के रिलेशन बता रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे ऑफन विजिट अस। अब यहां आपको बताना है ऑफन शब्द का पार्ट ऑफ स्पीच। दे हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन होता है। क्लियर है? विजिट हमारा क्या है, वर्ब है। अस हमारा प्रोनाउन है किस चीज का, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। क्लियर है इतना तक? ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि ऑफन शब्द जो यहां पर है ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि कितनी दफा आते हैं, बार बार आते हैं, जब भी मौका लगता है आते रहते हैं, अर्थात ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि यह दर्शा रहा है कि इस एक्शन को कितनी दफा किया जाता है, अर्थात इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज टॉल इनफ टू टच दिस रूफ। कहता हुआ बहुत ज्यादा लंबा, इतना ज्यादा लंबा है कि वो आसानी से छत को भी छू सकता है। क्लियर है ना? अब यहां पे ध्यान देंगे इनफ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। इन जनरल हम देखते हैं कि इनफ दो रूप में कार्य करता है, एक तो हमारा है एक एडजेक्टिव होता है और एक हमारा एडवर्ब होता है। लेकिन यहां पे थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, क्या अगर ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तो इसके आगे हम नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अगर ये एडवर्ब के रूप में कार्य करता है तो हमेशा याद रखना है इसके पहले हम एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, अर्थात एडजेक्टिव के पहले प्लेस नहीं करना है आपको इनफ। जैसे हमने यहां देखा कि टॉल है, टॉल के पहले अगर आप
इनफ टॉल तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। इनफ हमेशा जिस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है उसके बाद प्रयुक्त होता है, अर्थात ये बता रहा है टॉलनेस की बात कर रहा है, टॉल है उसके बारे में बता रहा है, और ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली, वह इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से सरलता से हल कर सकती है, ठीक है ना। अब देखेंगे, आपको पता है ना कैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब देखेंगे ये आपको बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कैसे? ये मेन वर्ब है? नहीं, मेन वर्ब नहीं है, ये मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब कभी भी अकेला प्रयुक्त नहीं होता, जिसके कारण से मेन वर्ब नहीं होगा। क्लियर है? ऑक्सिलियरी वर्ब है, ऑक्सिलियरी वर्ब की श्रेणी में आता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया मॉडल वर्ब। ये थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, जब स्पेसिफिक चीज दिया हुआ है तो गो विद दैट। क्लियर है ना? हालांकि ये ऑक्सिलियरी वर्ब ही है। ऑक्सिलियरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब, एक होता है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो मॉडल है लिखा हुआ, तो यू शुड चूज दिस वन। ओके, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कहता है कुछ जो है ना नहीं से बेहतर है। आपको बताना है समथिंग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। हम सब जानते हैं कि कोई वर्ड जिसके अंत में थिंग हो, वन हो या बॉडी हो, ठीक है ना, इससे जुड़ा हुआ है तो वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे देखेंगे समथिंग, समवन, somebody, no one, nothing, nobody, इस तरह के जो वर्ड है आपके ये प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही हैज 2 कार्स बिसाइड्स दिस वन, कहता है उनके पास 2 कार्स हैं इसके अलावे, ठीक है ना। अब आपको बिसाइड्स का पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, जब इसका प्रयोग एक प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, मतलब आप उस चीज में जोड़ रहे हो, ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। अर्थात यहां पे देखेंगे इसके लिए हम प्रीपोजिशन वाला ऑप्शन का चुनाव करेंगे, लेकिन इसका प्रयोग हम एक एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, और जब हम इसका प्रयोग एक एडवर्ब के रूप में करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ऑल्सो, या जिसे आप बोले मोर ओवर, ठीक है ना। इस सेंस में ये एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होता है। क्लियर है? यहां पे आपका जो है ये किसी नाउन के पहले या किसी प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त हो रहा है, इस अर्थ में क्या हो जाएगा? ये एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है सी इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह जो है ना भयभीत है किस चीज से? तो डार्कनेस से, अंधेरा से, ठीक है ना। अब ये आपको देखने को मिल रहा है अफ्रेड। अफ्रेड जो है ना ये क्वालिफाई कर रहा है वर्ड हमारा सी को, जो कि एक प्रोनाउन है, और हम सब जानते हैं डिफिनेशन से कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन करने वाला जो हमारा वर्ड होता है दैट इज एन एडजेक्टिव, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब यहां देखेंगे आपसे पूछ लिया है कि भैया सिंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। तो हम जानते हैं कि सिंस का प्रयोग हम वाक्य में 2 रूपों में करते हैं, एक होता है हमारा कंजंक्शन और एक होता है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है उस स्थिति में देखेंगे आगे नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो यहां देखेंगे कि यहां पे प्रयोग मॉर्निंग का किया जा रहा है जो कि एक नाउन के रूप में कार्य कर रहा है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जब ये एक कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा तो देखेंगे आगे क्लॉज होगा, ठीक है ना, क्लॉज आएगा, और क्लॉज के लिए क्या आवश्यक है? सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो, ठीक है ना, ये चीज आपके सामने होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी हैज इंप्रूव्ड हर इंग्लिश सिंस सी ज्वाइन दिस क्लास। अभी मैंने बताया था वही आगे आपका। देखिए यहां पे जो सिंस है ना ये एक प्रीपोजिशन के रूप में नहीं बल्कि एक कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे? तो देखेंगे आगे हमारा एक क्लॉज है, यहां पे 2 क्लॉज को जोड़ने का कार्य कर रहा है यह, ठीक है ना। सी हैज इंप्रूव्ड हर इंग्लिश को जोड़ा जा रहा है सिंस के द्वारा, किससे? सी ज्वाइन दिस क्लास। क्लियर है? अब यहां पे एक चीज और समझना है आपको। क्या? तो देखेंगे अगर सिंस कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है तो वहां पे हम नॉर्मली देखेंगे कि आपने पास्ट में कोई एक्शन किया है जिसका रिजल्ट अभी जो है ना डिफरेंट है, मतलब रिजल्ट की बात करता है ये। जैसे हम बात करेंगे सी ज्वाइन दिस क्लास, मतलब वह जब ज्वाइन की क्या चीज?
क्लास को, दिस क्लास, इस क्लास को। तो कहता है उसने अपनी इंग्लिश को उस समय से अभी तक बहुत इंप्रूव कर लिया है। ये ध्यान रखना कि इसके बाद वाले को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, जो एक्शन पहले हुआ है, और जो अभी उसका इंपैक्ट है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही एडवाइज्ड मी सेवरल टाइम्स, उसने मुझे कई एक दफा क्या किया, एडवाइज किया, मतलब उसने मुझे सलाह दिया। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है कि एडवाइज्ड वर्ड जो है इसका पार्ट ऑफ ए स्पीच क्या होगा। देखिए यहां पे हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आगे वाला जो वर्ड होता है ना नॉर्मली दैट इज द प्लेस ऑफ अ वर्ब, अर्थात यहां पे तो वर्ब ही होता है। कैसे? तो देखेंगे एक वर्ड है आपके सामने एडवाइस, एडवाइस में देखेंगे स्पेलिंग सीई होता है जो कि नाउन होता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं एडवाइस की तो एस के प्रयोग से क्या हो जाता है, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है, अर्थात ये आपका वर्ब हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, नेक्स्ट हमारा वही है, एडवाइस का पूछ लिया गया। यहां पे एडवाइस हमने देखा वर्ब था, यहां पे क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी वर्क्स हार्ड सो दैट सी में फुलफिल हर ड्रीम्स। कहता है वह काफी मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है, और करने का कारण है क्या। यहां पे जो देखेंगे ये कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है दो क्लॉज को जोड़ने के लिए, और इसे हम कंजंक्शन ऑफ पर्पस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंजंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। कहता है वे लोग काफी कठिन मेहनत कर रहे हैं, किस चीज के लिए, इस रहस्य को सुलझाने के लिए। कोई भी गुत्थी होगा उसे सुलझाना है। क्लियर है ना? आपसे पूछा गया कि हार्ड जो यहाँ वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो देखेंगे दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, हमारा वर्ब है यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, ये मेन वर्ब, ठीक है ना। और वेरी वर्क कर रहे हैं, क्या हार्ड कर रहे हैं, ये हार्ड जो है क्वालिफाई कर रहा है किसको, वर्किंग को, जो कि वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। और देखेंगे कि वेरी शब्द भी जो है ना हार्ड को क्वालिफाई कर रहा है, अर्थात ये भी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इट इज हार्ड टू क्रैक। अब यहां पे बताना है हार्ड का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। अब देखेंगे इट इज हार्ड, इट क्या है, प्रोनाउन है, और इसके बारे में आप बता रहे हो कि इट जो है जिस चीज के लिए भी प्रयुक्त हो रहा है वो काफी कठोर है, काफी कठिन है, ठीक है ना। अब कहता है इसे क्रैक करने के लिए काफी कठिन है या कठोर है। अगर कोई चीज हो जैसे नट हो उसे आपको क्रैक करना है तो इट इज वेरी हार्ड टू क्रैक इट। क्लियर है? अगर क्वेश्चन हो, ये भी हो सकता है ना, कहते हैं भाई इस क्वेश्चन को क्रैक करना है, या कोई पजल हो जिसे क्रैक करना है तो वो भी कठिन है, मतलब कठोर है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही रन्स रियली वेरी फास्ट। अब आपसे पूछा गया है कि फास्ट जो वर्ड है हमारा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ही रन्स रियली वेरी फास्ट। अब देखेंगे ही सब्जेक्ट है, रन्स हमारा यहाँ पे वर्ब है जो कि पांचवा फॉर्म है। ही रन्स फास्ट। आपको नहीं लग रहा कि फास्ट शब्द रनिंग के लिए आ रहा है, और ये हमारा वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने वाला हमारा वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। क्लियर है? और रियली वेरी ये भी किसे क्वालिफाई करें, फास्ट को, तो इन दोनों का भी एडवर्ब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है कहता है हर कैलकुलेशंस आर वेरी फास्ट। उसके कैलकुलेशंस जो है ना वो काफी तेज है। यहां पे दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हैं क्विक, जो कि ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। फास्ट इसलिए मैंने रखा है ताकि इसके डिफरेंस को आप समझ सके। कहता है कि उसका कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन हमारा क्या है, नाउन है, ठीक है ना। और इस चीज की पुष्टि कौन कर रहा है, हर, जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, एक डिटर्मिनर के रूप में कार्य करता है। इसके आगे आपको लगाना ही पड़ेगा क्या, नाउन। क्लियर है? और सब्जेक्ट हमारा जो है नाउन है, ये प्लूरल है जिसके कारण से हमने वर्ब भी प्लूरल लिया है। अब कहता है कि उसका क्या फास्ट है, तो कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दे नीड इनफ मनी। दे नीड इनफ मनी। उसे क्या चाहिए, मनी चाहिए। कितना चाहिए, बहुत ज्यादा। इनफ हमने किया था वर्ड पहले, वहां पे हमने देखा था एडवर्ब के रूप में कार्य कर रहा था, तो एडजेक्टिव के ठीक बाद प्रयुक्त होता है। लेकिन यहां देख रहे हैं नाउन के पहले आ रहा है, और नाउन के पहले आकर के उसको क्वालिफाई कर रहा है, इट मींस कि ये हमारा एक एडजेक्टिव है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब आपसे बोला गया है कि रनिंग जो यहां वर्ड है इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच
बताना है। अब देखेंगे, जब आपको कुछ नहीं समझ में आता हो ना, तो दिमाग में सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि भैया ये हमारा वर्ब है, ये तो पहचान ही लेंगे। और वर्ब से पहले का जगह होता है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट कौन हो सकता है? या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब समकक्ष, समतुल्य। मतलब नाउन नहीं है तो नाउन के जैसा कार्य करेगा। अब नाउन के जैसा कौन कौन कार्य करता है? तो प्रोनाउन होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्बल्स होते हैं। वर्बल्स में कौन? वर्बल नाउन में हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव और जीरंड का प्रयोग होता है। कभी कभी एडजेक्टिव का भी प्रयोग, द प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हम एक नाउन के तरह कर लेते हैं। वो सारी चीजें। तो यहां देखेंगे वर्ब तो है नहीं है। कैसे नहीं है? वर्ब तो ऑलरेडी आपका यहां आ चुका है। यहां सब्जेक्ट की आवश्यकता है, नाउन होना चाहिए या नाउन इक्विवेलेंट। तो नाउन इक्विवेलेंट में वर्ब नहीं आता है, वर्बल नाउन आते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बने रहिए आपके अपने चैनल इंग्लिश विद विकास, जहां पर टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।